काव्य हेतु के टॉपिक में हमने अभी तक संस्कृत के आचार्यों के सबसे पहले हमने समझा था काव्य हेतु क्या है, काव्य प्रयोजन से कैसे भिन्न है। उसके बाद में संस्कृत आचार्य भामह से प्रारंभ कर कर दंडी मम्मट से होते हुए जयदेव तक हमने देखा कि संस्कृत के जो आचार्य हुए या काव्य शास्त्री है जो संस्कृत के, उनके काव्य हेतु संबंधी क्या क्या विचार है। अब हम रीतिकालीन आचार्य, क्योंकि संस्कृत के बाद जो अपभ्रंश अवहट्ट या फिर जो और भाषाएं हैं जो संस्कृत से विकसित हुई, उनमें काव्य शास्त्र या विवेचन नहीं मिलता। इसके बाद या तो जो हिंदी के रीतिकाल में कवि हुए उन्होंने रीति ग्रंथ लिखे जिसमें काव्य शास्त्रीय विवेचन, चाहे वो कुछ कम हो चाहे वो उनकी नकल हो, पर फिर भी काव्य शास्त्रीय विवेचन कुछ ना कुछ मिलता है। और उसके बाद में आधुनिक विद्वान है वो देखेंगे। तो रीतिकालीन विद्वान हम देखते हैं कि उनकी क्या मान्यताएं हैं काव्य हेतु संबंधी। तो हम रीतिकाल के 4 या 5 विद्वान देखेंगे जो महत्वपूर्ण विद्वान आप मान सकते हैं। तो देखिए क्या है। एक विद्वान हुए जिनका नाम है सुरती मिश्र। सुरती मिश्र नाम के विद्वान हुए हैं रीतिकाल में। इन्होंने क्या माना है देखिए, मानेंगे वो 3 ही, लेकिन कहा क्या है आप चाहें तो मैं पंक्ति बता देता हूँ, वो आप याद भी कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है देखिए, सुरती मिश्र क्या कहते हैं। कारण देव प्रसाद जी, इन्होंने लिखा है कारण देव प्रसाद जी जी शक्ति कहत सब कोई, शक्ति कहत सब कोई। और वित्तपत्ति वित्तपत्ति अरु अभ्यास मिली, अरु अभ्यास मिली। त्रय बिनु काव्य काव्य न हुई। अब देखिए क्या कह रहे हैं। सुरती मिश्र रीतिकालीन कवि है, बात वही कहेंगे, 3 को ही माना है, लेकिन कहने का जो तरीका है या क्या कहा देखिए। हम सिर्फ महत्वपूर्ण बात देखते हैं इसमें। पंक्ति आप याद कर सकते हैं कि सुरती मिश्र लिखना चाह रहे हैं तो अच्छी पंक्ति है कि कारण देव प्रसाद जी ही, यानी क्या कारण है उसके। तो एक तो शक्ति है, उसको शक्ति बना दिया। तो एक शक्ति यानी शक्ति मम्मट ने भी कहा है, शक्ति निपुणता पहले शब्द यही है उनके। अगर आपने मम्मट की परिभाषा पढ़ी है, याद की है, तो उसमें जो पहली लाइन है उनकी वह यही है कि शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्य द्वेक्षणात् काव्य शिक्षा अभ्यासा इति हेतु सत्तुद भवे। तो इसी प्रकार जो शक्ति का मतलब प्रतिभा से है, तो सुरती मिश्र ने जो काव्य का हेतु है वो एक तो शक्ति माना, और ये कह रहे हैं शक्ति यानी शक्ति कहते सब कोई, यानी जो सब लोग शक्ति कहते हैं, किसे कहते हैं, प्रतिभा को। वित्तपत्ति यानी संस्कृत में जैसे क्या बोला है, व्युत्पत्ति यानी व्युत्पत्ति लोक शास्त्र ज्ञान है, व्यवहार ज्ञान है, वो सारा चीज। अरु और अभ्यास, तो 3 काव्य हेतु में चाहिए थे, वो 3 काव्य हेतु मिल चुके हैं यहाँ पे। शक्ति यानी कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, तो ये 3 काव्य हेतु है। और ये क्या कहते हैं, त्रय का मतलब 3, कौन कौन से, प्रतिभा यानी शक्ति, व्युत्पत्ति यानी व्युत्पत्ति, अभ्यास का मतलब अभ्यास। बिनु, इन तीनों के बिना काव्य न हो, यानी अगर 3 जब तक नहीं मिलेंगे तो काव्य रचना नहीं हो सकती। इसका मतलब सुरती मिश्र ने इन्हीं 3 को माना है। तो हम कह सकते हैं कि जो सुरती मिश्र कवि है वो जयदेव कवि हुए हैं। हमने जयदेव पढ़ा भी है, तो जयदेव के जो मत है काव्य हेतु संबंधी जो उनका मत है, उनको आधार माना है सुरती मिश्र ने, उनके ऊपर आधारित है इनका मत, और इन्होंने प्रतिभा को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। तो सुरती मिश्र ने प्रतिभा को मान लीजिए कि महत्वपूर्ण माना है। तो महत्व दिया है सबसे ज्यादा किसको, शक्ति को यानी प्रतिभा को।
प्रतिभा को महत्व दिया। और ये पंक्ति आप लिख लीजिए, श्रुति मिश्र आपका कंप्लीट है, यहाँ पे पूरा हो जाता है। श्रुति मिश्र के बारे में इतना ही बताना है कि श्रुति मिश्र जो है वो जयदेव के जो मत है काव्य हेतु संबंधी उनको आधार बनाया है, प्रतिभा को मूल काव्य हेतु माना है। ये बता के सिर्फ आप बता देंगे कि कारण देव प्रसाद जी ही शक्ति कहत सब कोई, वित्तपत्ति और अभ्यास मिली, त्रय बिनु काव्य न होई। ये बात बतानी है आपको। इसके बाद में हम श्रीपति के बारे में बता सकते हैं। श्रीपति रीतिकालीन कवि हैं एक, तो ये क्या कहते हैं देखिए, श्रीपति श्रीपति ये क्या कहते हैं, तो इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने भी माने वही है शक्ति। शक्ति किसे कहते हैं, प्रतिभा को कहते हैं। तो शक्ति, निपुणता और अभ्यास, और इनका जो आधार है यानी इन्होंने जिनका अनुकरण किया या अनुसरण किया, यानी जैसे अगर हमने श्रुति मिश्र देखा तो उन्होंने जयदेव को आधार माना। तो जो श्रीपति है इनके जो ग्रंथ है, इनके ग्रंथ का नाम है काव्य सरोज। काव्य सरोज नाम का इन्होंने ग्रंथ लिखा। और जो इनका आधार ग्रंथ या इनका आधार जो मत है जिनको ये मानते हैं सबसे ज्यादा, वो मानते हैं मम्मट को। मम्मट इनके प्रमुख, यानी मम्मट को मानने वाले आचार्य हैं। और मम्मट ने शक्ति कहा प्रतिभा को, इन्होंने भी शक्ति ही कहा है। तो इनकी जो लाइन है, पंक्ति है, वो क्या है देखिए, शक्ति, निपुणता, लोक मत, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो ये इनका कहना है जो श्रीपति है। तो श्रीपति के ग्रंथ का नाम है काव्य सरोज। काव्य सरोज नाम का ग्रंथ है। मम्मट का अनुसरण करते हैं ये। प्रतिभा को सबसे महत्वपूर्ण काव्य हेतु मानते हैं, जैसे श्रुति मिश्र ने माना वही मानते हैं उसी प्रकार, और वही सारी चीजें मानते हैं। तो इनकी जो लाइन है वो क्या है देखिए, मानना तीनों को काव्य हेतु है, लेकिन महत्वपूर्ण किसको मानते हैं, प्रतिभा को। तो शक्ति यानी प्रतिभा, शक्ति, निपुणता, निपुणता का मतलब क्या है, निपुणता, और लोकमत। लोकमत यानी लोक व्यवहार, निपुणता मतलब व्युत्पत्ति से ही है कि लोकमत है वो सारी चीजें। तो शक्ति यानी प्रतिभा, निपुणता, लोकमत यानी कि यहाँ पे लोकमत से तात्पर्य हो गया जो हमारा वो है व्युत्पत्ति, और व्युत्पत्ति ये आएगी आगे फिर भी। तो शक्ति, निपुणता यानी शक्ति में निपुण, यानी उसके पास क्या हो कि प्रतिभा हो। लोकमत, व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति मतलब लोक शास्त्र ज्ञान, व्यवहार ज्ञान, लोकमत वही बात है। और का मतलब और अभ्यास का मतलब अभ्यास। तीन काव्य हेतु है, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, तीनों को मानना। तो शक्ति, निपुणता, लोकमत, व्युत्पत्ति और अभ्यास। श्रीपति ने कहा मम्मट को आधार ग्रंथ या मम्मट का अनुकरण या अनुसरण किया, काव्य सरोज ग्रंथ का नाम है। तीनों को मानना है, शक्ति या प्रतिभा को सबसे महत्वपूर्ण काव्य हेतु माना इन्होंने। अब देखते हैं आगे और कौन से विद्वान हैं हमारे जो हमें पता होने चाहिए या जो महत्वपूर्ण है। एक कवि हुए जिनका नाम है भिखारी दास, आचार्य भिखारी दास। भिखारी दास, अब देखिए पंक्ति वैसे तो इनकी भी है, लेकिन आप पंक्ति याद ना करें एक आधे की तो कोई बात नहीं। एक आधे से कोई कुछ लेखक जो आप साधारण लिख दें, कुछ की पंक्तियां याद कर ले। जो दो मैंने ऊपर बताई वो पंक्तियां आसान भी थी और दोनों आपस में मिलती भी है, इसलिए दोनों आप याद कर लें, अच्छा रहेगा। भिखारी दास के बारे में बता दें कि इन्होंने भी शक्ति कहा। देखिए तीनों ने शक्ति ही कहा, पहले ने भी शक्ति कहा, दूसरे ने शक्ति कहा, अब ये भी शक्ति कह रहा है। शक्ति का अर्थ यहाँ पे क्या है, प्रतिभा ही है। तो शक्ति, दूसरा क्या मानेगा, दूसरे को इन्होंने नाम दिया है काव्य शिक्षा। काव्य शिक्षा, काव्य शिक्षा। और काव्य शिक्षा का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, तो वो है व्युत्पत्ति। और एक इन्होंने माना है
अनुभव नाम दिया, और अनुभव से तात्पर्य यहाँ पे क्या है, अभ्यास। अनुभव अभ्यास से ही आएगा, इनका मानना ये है। तो इन्होंने भी तीन माने, शक्ति जिसको प्रतिभा बोला, यानी इन्होंने शक्ति कहा, हम जिसे प्रतिभा के नाम से जानते हैं। इन्होंने काव्य शिक्षा कहा, उसका अर्थ वही है जो व्युत्पत्ति का है। इन्होंने अनुभव कहा, अनुभव का मतलब यहाँ अभ्यास से ही है। और इन्होंने तीनों को समान महत्व दिया, यानी तीनों को एक जैसा मानना। इन्होंने ऐसे नहीं कि किसी को ज्यादा किसी को कम महत्व दिया, तीनों को समान रूप से स्वीकार किया इन्होंने। जैसे पहले हमने दो पढ़े, श्रुति मिश्र, उन्होंने प्रतिभा को प्रमुख माना। काव्य सरोज श्रीपति जी का है, उन्होंने भी काव्य हेतु को जो है उसमें प्रतिभा को प्रमुख माना। लेकिन ये जो व्यक्ति है भिखारीदास, इन्होंने तीनों को बराबर महत्व दिया। और इन्होंने एक तुलना भी की है। इन्होंने जो रथ के पहिए हैं, तो रथ का जो पहिया है या रथ के जो है पहिए, इन्होंने इससे मान लीजिए पहियों से तुलना की कि जैसे एक रथ है उसको सारे ठीक है उसके पहिए तो वो ठीक चल पाएगा। इसी प्रकार अगर किसी कवि में तीनों हैं, प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास, यानी कि शक्ति काव्य शिक्षा अनुभव तीनों हैं, तीनों समन्वित रूप से काव्य के हेतु हैं, इन तीनों में से किसी के अभाव हो तो वो काव्य ठीक नहीं चल पाएगा, इनका ये मानना है। इसके बाद में आप एक व्यक्ति और आप देख ले, इनका नाम है प्रताप शाही। तो हमने अभी तक किए विद्वान रीतिकाल में दो तीन, एक आधे ये और देख लेते हैं। ये क्या कहते हैं, मानेंगे भाई शक्ति इन्होंने कहा है, तो इन्होंने शक्ति कहा, निपुणता कहा और अभ्यास कहा, ये तीन नाम लिए इन्होंने भी। शक्ति का मतलब प्रतिभा, निपुणता का मतलब व्युत्पत्ति, अभ्यास में पता ही है, और प्रतिभा को वे सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। वही तीन बातें हैं। इनकी पंक्ति वो देख लेते हैं, क्या कहते हैं। बीज मूल है कवित्व को सोई शक्ति गनाए। तो ये वही बात कह रहे हैं, देखिए। तो आप इसमें भी ये बता देंगे कि प्रताप शाही जो है, इन्होंने शक्ति यानी प्रतिभा, निपुणता यानी कि जो हमारा व्युत्पत्ति है, और अभ्यास, तीनों को काव्य हेतु माना, प्रतिभा को महत्व दिया। और ये कह रहे हैं बीज मूल है कवित्व, यानी कविता का जो मूल बीज है जिससे कविता बनती है वो क्या है, शक्ति। और शक्ति का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रतिभा। तो ये हम कह सकते हैं कि इन्होंने प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया। इन्होंने कहा कि बीज वास्तविक चीज है, और जो बीज है वो क्या है। जैसे जयदेव की परिभाषा पढ़ी थी, वो भी इन्होंने भी कहा था कि बीज जो है वो प्रमुख है, खाद और पानी तो क्या है उसके सहायक है, उसी प्रकार प्रतिभा प्रमुख है। तो ये भी ऐसी कुछ बात करें कि बीज जो मूल बीज है कविता का वो क्या है, शक्ति है। सोई शक्ति गनाई, तो वो कौन सी है, शक्ति है। और शक्ति के साथ से प्रतिभा। एक बार 2 मिनट में दोबारा बताता हूँ मैंने क्या पढ़ा रीतिकाल में अभी तक। रीतिकाल में सुरति मिश्र देखा, जो जयदेव से प्रभावित या जयदेव का आधार उन्होंने लिया और प्रतिभा को प्रमुख माना। पंक्ति, कारण देव प्रसाद जी ही शक्ति कहत सब कोई, वित्तपत्ति और अभ्यास मिली त्रय, यानी तीनों बिनु काव्य न हो, तीनों के बिना काव्य नहीं हो सकता। श्रीपति देखा, काव्य सरोज ग्रंथ, मम्मट को वे मानते हैं, प्रतिभा को प्रमुख मानते हैं। तीन ने प्रतिभा को प्रमुख माना है, जो हमने चार पढ़े उनमें से प्रतिभा को प्रमुख मानते हैं। और उनकी पंक्ति है, शक्ति निपुणता लोकमत वित्तपत्ति और अभ्यास, यानी शक्ति निपुणता यानी प्रतिभा, लोकमत और वित्तपत्ति यानी वित्तपत्ति, और अभ्यास यानी तीनों को माना काव्य हेतु, परंतु प्रतिभा को महत्व दिया। जो भिखारी दास है उन्होंने तीनों को समान महत्व दिया है, सिर्फ वो तीनों को समान महत्व देते हैं भिखारी दास। और शक्ति प्रतिभा के लिए कहा, काव्य शिक्षा व्युत्पत्ति के लिए काव्य शिक्षा नाम प्रयोग किया, अभ्यास के लिए अनुभव प्रयोग किया, और रथ के पहिए का उदाहरण दिया। अगर आपको याद हो तो आप बता सकते हैं ये बात। और इसके बाद प्रताप शाही है, इन्होंने प्रतिभा को महत्व दिया, और बीज मूल है कवित्व को, यानी कविता का जो मूल बीज है जिसके बिना कविता नहीं हो सकती, सोई शक्ति गनाए, शक्ति का मतलब प्रतिभा, वो क्या है, प्रतिभा है। ये बात कही भिखारीदास ने, सॉरी प्रताप शाही ने। तो चार में से तीन विद्वान जो है, सुरति मिश्र, श्रीपति और प्रताप शाही, इन तीनों ने जो है वो क्या मानना है कि काव्य में हेतुओं में प्रतिभा को सबसे ज्यादा महत्व दिया, जबकि जो भिखारीदास है उसने तीनों को समान महत्व दिया। ये बात आप याद रखिएगा थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं आधुनिक विद्वान क्या मानते हैं। आधुनिक विद्वान जो है उनमें क्या है,
एक विद्वान हुए हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप सभी अगर परिचित हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास आप सभी ने पढ़ा है अच्छे प्रकार से। तो जो सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे और बड़े अच्छे अनुशासन भाषा में जो लेके आए भाषा के बारे में, भाषा के अनुशासन बनाया उन्होंने भाषा का, वो विद्वान है महावीर प्रसाद द्विवेदी। और इन्होंने क्या कहा है काव्य हितों के संदर्भ में, माना तीनों को, ये सब ने कहा क्या है वो देख लेते हैं। तो मैं सिर्फ बोल के समझा देता हूँ, लंबी लाइन है लिखने में दिक्कत होगी। कवि के लिए जिस बात को सबसे अधिक जरूरत है वह प्रतिभा है। क्या है वह? प्रतिभा है। पहले बोल देता हूँ मैं, ये लिखा है ये आप समझ लेंगे क्या है कि कवि को, कवि के लिए जिस बात की, ये अगर किसी को याद करनी हो लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ वो ये कोटेशन है उन्होंने कही है, वो वैसी वैसी बोल रहा हूँ मैं। कवि के लिए जिस बात की सबसे अधिक जरूरत है वह प्रतिभा है। यानी कि प्रतिभा का भी हेतु माना और महत्वपूर्ण माना। जिस कवि को मनोविकारों और प्राकृतिक बातों की यथेष्ट ज्ञान नहीं होता वह कदापि अच्छा कवि नहीं हो सकता। ये बात कही है इन्होंने, किन्होंने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो आप चाहें तो ये याद कर सकते हैं, वरना आप कह सकते हैं, अगर आपको ज्यादा याद ना हो तो आप कह सकते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास तीनों को काव्य हेतु माना है और प्रतिभा को महत्व देते हुए उन्होंने कहा है कि कवि के लिए जिस बात की सबसे अधिक जरूरत है वह प्रतिभा है। तो उन्होंने प्रतिभा को ये बात कही है, ये इतनी बता सकते हैं आप। आगे मैंने बोली है, किसी को याद करनी हो वो लिख सकता है। आगे देखिए क्या है, पंत ने भी कुछ कहा है इनके बारे में। छायावादी कवि महादेवी वर्मा है, वो भी मान लीजिए काव्य हेतुओं के बारे में इन्होंने कुछ कहा। तो वो क्या कहते हैं देख लेते हैं कि साहित्य सृजन केवल रुचि, इच्छा या व्यवस्था का परिणाम नहीं, क्योंकि उसके लिए एक विशेष प्रतिभा और उसे संभव करने वाले मानसिक गठन की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए भी बात है, तीनों को माना। वो क्या कहते हैं, दोबारा आराम से लाइन बोल रहा हूँ मैं, सुनिए। लाइन उनकी है, ये लिखना चाहे लिख सकते हैं कि साहित्य सृजन के लिए केवल रुचि, इच्छा या व्यवस्था का परिणाम नहीं है। यानी कि साहित्य जो लिखा गया है, साहित्य का जो सृजन हुआ है, वो साहित्य सृजन केवल ये नहीं है कि किसी की रुचि हुई, किसी की इच्छा हुई या किसी कोई विवश हुआ। तो साहित्य सृजन रुचि, इच्छा या व्यवस्था का परिणाम नहीं है, रुचि, इच्छा, व्यवस्था का परिणाम नहीं है, बल्कि उसके लिए क्या चाहिए, क्योंकि उसके लिए एक विशेष प्रतिभा और उसे संभव करने वाले मानसिक गठन की आवश्यकता होती है। समझ आ रहा है कुछ? आपको ये बताना है महादेव वर्मा कि तीनों को काव्य हेतु मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। सिर्फ आप ये बता दीजिएगा कि प्रतिभा के बारे में वो क्या कहते हैं, इतना बता के आप बता सकते हैं कि साहित्य सृजन केवल रुचि किसी की हो या किसी की इच्छा हो। लाइन मैं बोल देता हूँ दोबारा, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो किसी की रुचि हो अकेली, या किसी की इच्छा हो या विवश हो। तो ये नहीं है कि किसी की रुचि हुई तो लिख दिया, किसी की इच्छा हुई तो लिख दिया, व्यवस्था हुई तो लिख दिया। और पूरी लाइन है क्या कह रहे हैं, साहित्य सृजन केवल रुचि, इच्छा या व्यवस्था का परिणाम नहीं, क्योंकि उसके लिए एक विशेष प्रतिभा की आवश्यकता है। आप ये बात कह सकते हैं यहाँ पर एक बार के लिए। इसके बाद में एक विद्वान हुए हैं रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने भी एक मत रखा अपना। क्या कहते हैं देखिए वो, रामधारी सिंह दिनकर, पहले तो प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास तीनों का हेतु माना। तो जो दिनकर है, तीनों को सभी ने माना है, इसमें कोई वो संशय नहीं है। तो तीनों को काव्य हेतु माना। तीनों कौन कौन से? एक तो प्रतिभा है, एक व्युत्पत्ति है और एक अभ्यास है। तो प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास तीनों को इन्होंने काव्य हेतु माना है। अब ये क्या कहते हैं देखिए, प्रेरणा को ठीक से ग्रहण करने और उसे ठीक ठाक लिखने के अभ्यास और प्रयास को मैं कविता साधन कहता हूं। ये बात कहते हैं ये। इन्होंने क्या किया है कि तीनों को महत्वपूर्ण माना है, लेकिन ये अभ्यास के बारे में क्या कह रहे हैं कि प्रेरणा को ठीक से ग्रहण करने, यानी आपको प्रेरणा मिले लेकिन आप ठीक से ग्रहण कर पा रहे हैं उसको, और उसे ठीक ठाक लिखने के अभ्यास और प्रयास को मैं कविता साधन कहता हूँ। ये बात साधारण सी बात कही है किसने? रामधारी सिंह दिनकर ने। तीन विद्वान हैं बताए हैं मैंने, सिर्फ तीन विद्वानों की छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। आप कोर्स के तो इनको याद कीजिएगा, ये अब पेपर में लिखने के लिए काम आएगी आपके। इसके बाद में आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो जितने विद्वान हैं, चाहे आप संस्कृत के देखें
या आप रीतिकाल के विद्वानों की बात करें या आधुनिक विद्वानों की बात करें, तो हमारा निष्कर्ष जो है वो यही निकलता है कि काव्य हेतु जो है वो कितने हैं, तीन है। काव्य हेतु कितने हुए, तीन हुए। तीन कौन कौन से हुए, तो एक तो है प्रतिभा, और दूसरा है व्युत्पत्ति, और एक है अभ्यास। तो ये तीन काव्य हेतु हमारे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको टाइम कम है तो आप ना लिख के काम चला सकते हैं, टाइम ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं कि अब आप एक एक पॉइंट के ऊपर अलग से लिख सकते हैं। जैसे आपने पहला पॉइंट लिखा प्रतिभा, एक क्वेश्चन इतना होने के बाद प्रतिभा के बारे में बताएंगे। पहले आप प्रतिभा के बारे में वही बताते जाएंगे जो आपको पता है, और इसमें से दो अलग बातें हैं जो आप लिख सकते हैं लिखे तो। एक तो जो मम्मट है, मैं प्रतिभा के बारे में क्या कहा है देखिए, वो तो पंक्ति वहां आ ही गई है जो हमने पढ़ी है, शक्ति शक्ति और निपुणता वाली। अब इसके बाद में जो प्रतिभा को लेकर इन्होंने कहा है, प्रतिभा को महत्वपूर्ण माना, और प्रतिभा के बारे में क्या कह रहे हैं, तो प्रतिभा के बारे में उन्होंने कहा है शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष, ये बात इन्होंने कही है। बात वही है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी है प्रताप शाही की, वही बात है सिर्फ, यानी पहले इन्होंने कही लेकिन प्रताप शाही का हमने पढ़ी वही बात है कि शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष की जो शक्ति है, शक्ति किसी काम में बटने प्रतिभा को, तो जो कवित्व यानी कविता का जो बीज रूप संस्कार है, जो बीज है कविता का, वो क्या है, शक्ति है। तो प्रतिभा को महत्व दिया। आप अपने निष्कर्षों में बताते रहेंगे जो हमने पढ़ा इतना लंबा अभी तक पढ़ चुके हैं, लेकिन ये दो बातें जो हमने नहीं पढ़ी वो यहाँ मैं नई बात बता रहा हूँ आपको। तो प्रतिभा को लेकर जो मम्मट ने कहा वो ये कहा कि शक्ति जो है वो कविता बीज रूप संस्कार विशेष है। तो और इसके अलावा जो और तीन विद्वान हुए हैं रीतिकाल के, वो भी प्रतिभा को महत्वपूर्ण मानते हैं, उनको उदाहरण भी दे सकते हैं। और एक तो ये बात जो मैंने बताई आपको अलग, और एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है भट्टोत नाम के विद्वान हुए हैं एक, तो इन्होंने क्या कहा देखिए, ये कहते हैं प्रज्ञा नव नवोन्मेषलानी प्रतिभा मता। तो ये क्या कह रहे हैं देखो, प्रज्ञा नव नवोन्मेषालिनी प्रतिभा मता, ये इनकी लाइन है, ये याद कर लीजिएगा अगर ऐसे लिखना हो तो। ये क्या कहते हैं इसके अंदर, साधारण सी बात है कि प्रतिभा वो चीज है जो नई नई चीजें लेके आती है, कि नए नए अर्थों को उद्घाटित करने वाली प्रज्ञा ही प्रतिभा है। नव नव में शैलानी का मतलब कि नए नए, मतलब जो तथ्य है, अर्थ है, उनको उद्घाटित करने वाली जो प्रज्ञा है उसका नाम है प्रतिभा। सिर्फ ये बात कही है। तो आप सबसे पहले प्रतिभा पॉइंट बनाएंगे जब क्वेश्चन के अंत में होंगे, आपके पास समय है, आप वो लिखना चाह रहे हैं इसको, इसका आंसर काव्य हेतु का, तो आप प्रतिभा पॉइंट बनाएंगे। प्रतिभा के अंदर जो आपको पता है वो बताते जाएंगे, और एक ये बात बता देंगे बीच में कि मम्मट ने प्रतिभा को महत्व देते हुए क्या लिखा है। तो जो मैंने अभी बताया आपको कि शक्ति कविता बीज रूप संस्कार विशेष, ये बात बता देंगे, क्या देंगे कि जो प्रतिभा को कविता का मूल बीज हेतु माना है, मूल हेतु माना है प्रतिभा को। और भट्टतोत की जो ये बात है प्रज्ञा नव नवों में शलानी प्रतिभा मता, ये बता देंगे कि नए नए अर्थों को उद्घाटन करने वाली जो प्रज्ञा है वो क्या है, प्रतिभा है। ये दो बातें यहाँ पे बता देंगे। इसके बाद में हम जो है ये बता देंगे कि अधिकतर विद्वानों ने प्रतिभा को महत्वपूर्ण माना, और कविता का मूल बीज जो है वो प्रतिभा को माना है, ये बात हम बता देंगे यहाँ पे। इसके बाद में जो दूसरा है वो है व्युत्पत्ति, इसके बारे में कुछ बता देंगे। व्युत्पत्ति में हमें एक दो बातें बतानी है सिर्फ। जैसे एक तो व्युत्पत्ति का सबसे पहले भूमिका के तौर पे यानी आप अर्थ बता देंगे थोड़ा बहुत कि व्युत्पत्ति है क्या। तो व्युत्पत्ति का अर्थ प्रगाढ़ पांडित्य से आप ले सकते हैं, यानी जैसे अच्छा ज्ञान काफी हो उसे हम कह सकते हैं कि व्युत्पत्ति है। व्युत्पत्ति के अंतर्गत यानी कि व्यक्ति जो है शास्त्र है, व्याकरण है,
और इसके अलावा जैसे और भी गहन शास्त्र है उनका अध्ययन मान लीजिए है, उनका ज्ञान है, लोक व्यवहार ज्ञान है, वो सारा व्युत्पत्ति के अंतर्गत आता है, ये हम बता सकते हैं। इसमें व्युत्पत्ति का अर्थ और भी लगा सकते हैं, छंद, व्याकरण, कला, लोक स्थिति, लोक व्यवहार, पद का अर्थ है, ये सारी चीजों का अर्थ का ज्ञान, हर एक चीज का, ये सारी चीजें क्या है, व्युत्पत्ति के अंतर्गत शामिल होती है। ये सारी बातें पहले बता देंगे कि इसका अर्थ क्या है। ये बताने के बाद हम एक दो विद्वानों की परिभाषा बता देंगे कि मम्मट जो है, मम्मट ने भी मान लीजिए निपुणता का शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ व्युत्पत्ति है। अगर आपको पंक्ति याद है तो आप बता सकते हैं कि शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र दिवेक्षणात्, ये पंक्ति है, ये बता सकते हैं जो वहां पे काम आई आपके, कि इसमें निपुणता शब्द का प्रयोग है और निपुणता का यहाँ पे क्या अर्थ है, व्युत्पत्ति है। इसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि व्युत्पत्ति के हम दो प्रकार से देख सकते हैं कि एक तो जो है शास्त्रीय है, यानी जिसमें शास्त्र वगैरह सभी चीज़ का ज्ञान हो, तो शास्त्रीय है जिसमें शास्त्र हो, स्मृति हो, पुराण हो, इन सारी चीज़ों का ज्ञान हो, वो शास्त्रीय है। दूसरा मान लीजिए लौकिक है, तो लौकिक क्या है, लोक निरीक्षण है मान लीजिए, तो वो सारा लौकिक ज्ञान है। जैसे मान लीजिए अगर कोई कहे ऐसी चीजें जो हो नहीं सकती, कि राजस्थान जैसलमेर में बर्फ पड़ रही है मान लीजिए, ठीक है, या फिर मान लीजिए जैसे बैंगनी लड़की खड़ी है, तो ऐसी चीजें लौकिक, लोक के खिलाफ है, वो व्युत्पत्ति के अंतर्गत नहीं आती इन चीजों का ज्ञान। सिर्फ ये तीन बातें चार बातें बता देंगे हम। पहले परिभाषा बता देंगे ढंग से, क्या चीज है व्युत्पत्ति, क्या है, मम्मट की बात बता देंगे, और दो प्रकार से बांट सकते हैं ये बता देंगे। इसी प्रकार अभ्यास में भी ज़्यादा कुछ नहीं है इतना, अभ्यास के बारे में भी क्या कहेंगे, तो पहले थोड़ी अभ्यास की परिभाषा, यानी कि अभ्यास क्या है वैसा कुछ बता देंगे, कि किसी कार्य को अच्छा बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए और सुनियोजित उचित बनाने के लिए उसको बार बार करना और निरंतर प्रयास प्रयास करना क्या है, अभ्यास है। यानी किसी कार्य को श्रेष्ठ करने के लिए, अच्छा करने के लिए, उसको बढ़िया बनाने के लिए कोई कार्य बार बार करना, निरंतर प्रयास करना, उस चीज का क्या होगा, अभ्यास होगा, यही अभ्यास है। और कवि कर्म में क्या अभ्यास होगा, कि कवि बार बार कविताएं लिखने का प्रयास करे, बार बार उसका अभ्यास करे, बार बार प्रयास करता रहे बार बार, तो वो क्या है, उसका अभ्यास है। सिर्फ ये बात हमें यहाँ एक तो ये बात बता देंगे हम। इसके अलावा इसमें एक व्यक्ति का नाम जरूर लिखेंगे जिसका नाम है दंडी। तो आप बता देंगे कि दंडी जो है वो अभ्यास को अत्यधिक महत्वपूर्ण काव्य हेतु मानता है। दंडी ने अभ्यास, व्युत्पत्ति, प्रतिभा, अभ्यास तीनों का हेतु माना, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर किसी में प्रतिभा और व्युत्पत्ति का अभाव है तो भी अगर कोई विद्वान जो है, कोई व्यक्ति जो है अभ्यास करता है तो वो उसका विकास कर सकता है। तो इन्होंने कहा है ये कि अगर प्रतिभा की कमी है तो अभ्यास करके वो अर्जित कर सकता है या काव्य रचना कर सकता है, तो इन्होंने अभ्यास को महत्व माना है। और इसके अलावा भिखारी दास, अभी जो हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तो भिखारी दास का नाम बता सकते हैं यहाँ पे। भिखारी दास ने जो है प्रतिभा व्युत्पत्ति के समान ही जो है अभ्यास को महत्व दिया है। तो इस प्रकार अभ्यास की परिभाषा आप दंडी के बारे में बता दें, भिखारी दास के बारे में बता दें, या और कोई आपको ऐसा कोई पता हो जो अभ्यास को महत्व देता है, उनके बारे में बता के आप यहाँ पे अपना जो आंसर है वो पूरा कर सकते हैं। तो काव्य हेतु हमारा टॉपिक पूरा हुआ।